वेलकम टू असेसमेंट फॉर लर्निंग क्लास। हम अपनी असेसमेंट फॉर लर्निंग क्लास में यूनिट 4 का लास्ट टॉपिक पढ़ रहे थे, असेसमेंट ऑफ एटीट्यूड एंड वैल्यूज। और वहाँ पे आपको लिखा हुआ मिलेगा असेसमेंट ऑफ अफेक्टिव लर्निंग एटीट्यूड एंड वैल्यूज। तो यहाँ पे बात हो रही है कि किस तरह से हम एटीट्यूड और वैल्यूज की असेसमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने पिछली कक्षा में इसी टॉपिक के अंतर्गत कुछ बिंदु पढ़ लिए थे, कुछ पॉइंट्स पे बात कर ली थी, जिसके अंतर्गत पढ़ा था कि हमें बच्चे को क्या करना है, सक्रिय बनाना है। इसके अलावा हमने बात की थी कि हमने बच्चे को आशावादी बनाना है। इसके अलावा हमें बच्चे में अभिव्यक्ति क्षमता, चिंतन क्षमता का विकास करना है। बहिर्मुखी गतिविधियों में उसके प्रति उसे जागरूक करना है या फिर उसे जागरूक बनाना है। इसके अलावा हमने बात की थी कि संवेदात्मक चेतना, इमोशनल अवेयरनेस लेके आनी है हमें बालक में। अब हम आज की कक्षा में उन्हीं पॉइंट्स को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो हमारा 6 पॉइंट्स हमने पिछली कक्षा में पढ़ लिए हैं और आज 7 पॉइंट से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हमारा 7 पॉइंट है स्व का विस्तार। स्व का विस्तार, सेल्फ एक्सटेंशन। स्व का विस्तार, सेल्फ एक्सटेंशन। स्व यानी कि खुद, सेल्फ, खुद की बात हो रही है, स्वयं की बात हो रही है, खुद को समझने की बात हो रही है। देखिए, आपने यहाँ पे टॉपिक के अंतर्गत एटीट्यूड और वैल्यूज की बात करनी है, तो ये एटीट्यूड है चाहे ये वैल्यूज है, ये जुड़ी हुई हैं किसी भी व्यक्ति के या किसी भी बालक के व्यक्तित्व के साथ, ठीक है। किसी भी बालक के व्यक्तित्व के ये पहलू हैं, उसकी सोच और उसके जीवन मूल्य। तो यहाँ पे अगर हम बात करें इन दोनों को किसी के भी व्यक्तित्व से अलग करने की, तो पॉसिबल नहीं है। जैसा बालक का व्यक्तित्व होगा, जैसी उसकी पर्सनालिटी होगी, वैसी ही उसकी सोच होगी या फिर उसके जीवन को या व्यवहार को निर्देशित करने वाली पद्धति होगी और वैसे ही उसके जीवन मूल्य होंगे, ठीक है। तो इस तरह से व्यवहार को दिखाने में या व्यवहार को निर्देशित करने वाली जो पद्धति है, एटीट्यूड और मूल्य, ये दोनों ही जुड़े हुए हैं व्यक्तित्व से। अब स्व का विस्तार के अंतर्गत हम ये बात करेंगे कि बालक अगर अंतर्मुखी है तो इसका मतलब बालक का एटीट्यूड वैसा ही होगा। वो अगर सामने वाले व्यक्ति में कोई गुण देखना चाहेगा ना, तो उसे ज्यादा बोलने वाले लोग पसंद नहीं होंगे, ठीक है। वो जैसे खुद होगा ना, वैसे ही लोग उसको पसंद होंगे। अगर वो बालक बहिर्मुखी है तो उसे चुपचाप रहने वाले लोग अच्छे नहीं लगेंगे, जो कि अंतर्मुखी के अंतर्गत आते हैं। तो इस तरह से स्व का विस्तार मतलब जैसे हम खुद हैं वैसा ही हमें सामने वाला चाहिए। जैसा काम हम करते हैं वैसा ही काम हमें अच्छा लगता है। जैसी सोच हमारी है वैसा ही हम उस सामने वाले में उसकी सोच को डेवलप करना चाहते हैं। तो ये है स्व का विस्तार, जिसमें व्यक्तित्व अपना मेन रोल प्ले करता है। जब असेसमेंट करनी है हमने किसी भी व्यक्ति या किसी भी बालक के एटीट्यूड और वैल्यूज की, तो आप सबसे पहले किसको देखेंगे? आप सबसे पहले उसके व्यक्तित्व को देखेंगे, ठीक है। और व्यक्तित्व की डेवलपमेंट करने का काम किसका है? टीचर का। आपने ही बालक को अंतर्मुखी या बहिर्मुखी या फिर उभयमुखी बनाना है। उसकी पर्सनैलिटी को बनाना आपका ही काम है। तो एज अ टीचर आपने क्या करना है? सबसे पहली बात कि आप उसकी असेसमेंट करने जा रहे हो, उसकी एटीट्यूड को, उसकी वैल्यूज को चेक करने जा रहे हो, तो इसके लिए क्या करना होगा? उसके व्यक्तित्व को चेक करना होगा कि उसकी पर्सनैलिटी किस टाइप की है। जैसी उसकी पर्सनैलिटी होगी वैसा ही उसका एटीट्यूड और उसके वैल्यूज होंगे। और इसके लिए आपको क्या करना है? ऐसा अच्छे से हो सके, उसकी पर्सनैलिटी अच्छे से डेवलप हो सके, इसके लिए आपने क्या करना है? स्व के विस्तार के अंतर्गत आपने उसको, खुद को, उसके महत्व को बताना है। आपने उसकी पर्सनैलिटी को बनाना है, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है आत्मविश्वास का विकास। आत्मविश्वास का विकास। देखिए, हमारे एटीट्यूड यानी हमारी सोच यानी हमारे व्यवहार और हमारे जीवन मूल्यों में या उनके सकारात्मक विकास में हमारा आत्मविश्वास
आत्मविश्वास बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। मेरी सोच, मेरा नजरिया कैसा है, ये कैसे डिसाइड होगा? तब डिसाइड होगा जब मेरा कॉन्फिडेंस अप होगा। जो व्यक्ति आत्मविश्वासी होता है उसका प्रत्येक कार्य, प्रत्येक व्यक्ति या फिर प्रत्येक वस्तु के प्रति सोचने का जो ढंग होता है या नजरिया होता है वो बहुत ही व्यापक स्तर पर होता है। वाइड एरिया होता है उसकी सोच का, बड़ी सोच होती है उसकी, वो बहुत दूर तक की सोचता है। अगर वो व्यक्ति कॉन्फिडेंट नहीं है तो उसकी सोच जैसी होगी या उसकी सोच की जो पहुंच है, जो उसकी कल्पनाशीलता की जो उड़ान होगी ना, वो बहुत ही सीमित होगी, बहुत ही छोटे स्केल पर होगी। वो बड़ी दूर की नहीं सोच सकता, वो केवल और केवल अपने आसपास तक ही उसकी जो सोच होती है वो सीमित होती है। तो जब हम किसी के एटीट्यूड को देखें, किसी की वैल्यूज की असेसमेंट करें, तो इसके लिए ये जरूरी है कि हम क्या करें, हम उसके कॉन्फिडेंस को चेक करें कि उसमें कॉन्फिडेंस कितना है, वो कॉन्फिडेंट है या नहीं है, क्योंकि उसका कॉन्फिडेंस उसके एटीट्यूड और उसके वैल्यूज को अफेक्ट करेगा। इसलिए हमें क्या करना है, उसे कॉन्फिडेंट बनाना है। ठीक है, दो चीजें, क्योंकि आज के टॉपिक में क्या है कि असेसमेंट करनी है एटीट्यूड की और वैल्यूज की। तो इसका मतलब एक टीचर को क्या करना चाहिए या फिर कैसे करना चाहिए, और दूसरी बात ये है कि ये अच्छे से हो सके तो फिर क्या करना चाहिए। तो आत्मविश्वास पैदा करने के लिए तो प्रयास करना पड़ेगा ना फिर, ताकि उसकी ये जो अभिवृत्ति है, एटीट्यूड है और जो मूल्य है, वैल्यूज है, वो अच्छे से विकसित हो सके उसमें या उच्च स्तर के हो सके। तो इसके लिए हमें क्या करना है, बालक को आत्मविश्वासी बनाना है। आत्मविश्वासी बनाने का मतलब सबसे पहले जब हम उसे अपनी स्व का विस्तार के अंतर्गत उसमें सेल्फ की भावना को उत्पन्न कर देंगे, उसे हम बता देंगे कि वो खुद भी क्या चीज है, या हम उसे खुद की इम्पोर्टेंस समझा देंगे, तो उसे बहुत ही मदद मिलेगी कॉन्फिडेंट बनने में। या ये हम कह सकते हैं कि जब उसकी पर्सनैलिटी को हम उभयमुखी बना देंगे, जहाँ पे अंतर्मुखी के गुण चाहिए वो अंतर्मुखी की तरह बिहेव करेगा, जहाँ पर बहिर्मुखी बनने की जरूरत होगी वो बहिर्मुखी बन जाएगा। तो इस तरह से भी हम उसकी हेल्प कर सकते हैं, उसको कॉन्फिडेंट बना सकते हैं। तो ये दो पॉइंट उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। इसके अलावा जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है, हमने बालक में आर्थिक मूल्यों का विकास करना है। आर्थिक मूल्यों का विकास, आर्थिक मूल्यों के विकास के अंतर्गत हमें क्या करना है, हमने बालक को धन के महत्व को बताना है। देखिए जीवन मूल्य, यहाँ पे ये बात आई है जीवन मूल्य। आपने बालक को भावी जीवन के लिए तैयार करना है। शिक्षा का एक उद्देश्य उसे भावी जीवन के लिए तैयार करना, या फिर कल को वो जीवन यापन अच्छे से कर सके, ऐसा करना होता है। आपको पता है ये शिक्षा का एक उद्देश्य है। तो हमने उसको भावी जीवन में कोई प्रॉब्लम आए तो वो अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सके, या अपने भावी जीवन को अच्छे से व्यतीत कर सके, जीवन यापन अच्छे से हो सके उसका, इसके लिए उसको हम तैयार कर रहे हैं, इसलिए हम उसको शिक्षा दे रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे जीवन मूल्य या फिर उसका जो एटीट्यूड है, उसकी अभिवृत्ति है, वो प्रभावित होगी उसकी आर्थिक क्रियाओं से। व्यक्ति की आर्थिक स्थिति जैसी होती है, उसकी सोच, उसका नजरिया, उसकी क्रियाएं, उसके वैल्यूज वही बन जाती हैं। ठीक है, अगर व्यक्ति की आर्थिक स्थिति सही नहीं है, वो आर्थिक रूप से संपन्न नहीं है, आर्थिक क्रियाएं अच्छे से नहीं चल रही हैं, तो इसका मतलब क्या है कि वो अपने एटीट्यूड या फिर अपनी वैल्यूज को कोई मायने नहीं देगा या कोई इंपॉर्टेंस नहीं देगा। आप देखिए एक व्यक्ति है जिसके पेट में तो अन्न नहीं है, और हम बात करते हैं उसकी जीवन के मूल्य उच्च होने चाहिए, आदर्श उच्च होने चाहिए, बड़ी बड़ी उसको बातें आनी चाहिए, तो उसका पेट खाली है तो उसको कुछ अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए हमने बालक को धन का महत्व बताना है, उसे आर्थिक क्रियाओं के लिए पूरी तरह से तैयार करना है कि कल को वो अपने जीवन को अच्छे से व्यतीत कर सके, उसे कोई भी प्रॉब्लम ना आए अपने जीवन यापन में या फिर आर्थिक क्रियाओं को अपनाने में। वो धन के महत्व को समझे और फिर धन के महत्व को समझ करके वो अच्छे से उस धन को, जो भी वो धन कमाएगा, उसको अच्छे से व्यय भी कर सके। ऐसा नहीं है कि इधर उधर की
हम कह सकते हैं निरर्थक क्रियाओं पे सारा का सारा पैसा वो वेस्ट कर दे, ऐसा नहीं, बल्कि वो उसकी इम्पोर्टेंस को समझ करके उसको सही जगह पर लगाए भी सही। तो इसलिए आर्थिक मूल्यों का विकास होना भी जरूरी है। या किसी भी व्यक्ति में जब हम उसके एटीट्यूड को चेक करें, उसकी वैल्यूज को चेक करें, तो हम उसकी आर्थिक स्थिति को भी देखें। ठीक है, आर्थिक स्थिति जो है उसकी एटीट्यूड, अभिवृत्ति और मूल्यों को पूरी तरह से प्रभावित करने वाली होगी। इसलिए हमने बालक में क्या करना है, क्योंकि उसका एटीट्यूड हमने अच्छा बनाना है, उसके मूल्यों को उच्च बनाना है, तो इसके लिए जरूरी है कि हम उसमें आर्थिक मूल्यों का विकास करें। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है धार्मिक मूल्यों का विकास। धार्मिक मूल्यों का विकास। अब धार्मिक मूल्यों के विकास के अंतर्गत क्या आएगा, हमने बालक को ऐसा नहीं है कि सुबह शाम ये कहना है कि मंदिर में जाकर के घंटियां बजाओ, नहीं, धार्मिक मूल्यों के विकास के अंतर्गत हम उसको धर्म के प्रति या धर्म के साथ जोड़ने की बात कर रहे हैं। लेकिन हमारा पर्पस क्या है, हमारा पर्पस है उसमें मानवीय गुणों का विकास करना। देखिए, जो हमारा धर्म होता है, ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति का या प्रत्येक बालक का कोई ना कोई धर्म अवश्य होता है। हमने उसको धर्म का अंधानुकरण करने के लिए नहीं कहना है, बल्कि हमें उसमें धर्म की या धर्म के साथ उसको जोड़ना है, धर्म के प्रति आस्था को पैदा करना है। किस लिए, ताकि उसमें मानवीय गुणों का विकास हो सके। देखिए, जो बहुत ही ज्यादा धार्मिक व्यक्ति होता है ना, वो सहयोगी भी होता है। आप देखा करो, वो ईश्वर के साथ जुड़ा हुआ होता है, उसको ये लगता है कि किसी का गलत नहीं करना है। कोई भी आपके पास मदद लेने के लिए आएगा तो आपने उसकी मदद करनी है, आपने किसी का भी कोई गलत नहीं करना, ठीक है, किसी को हानि नहीं पहुंचानी, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना। ऐसा वाला व्यक्ति होता है ना, तो ये क्या है, ये गुण ही तो है मानवीय गुण। सहयोग की भावना होगी उसमें, परोपकारिता होगी उसमें, क्या होगा उसमें, दया की भावना होगी। ये सारी चीजें उसके गुण में ही तो आएंगी, मानव के गुणों में ही तो आती हैं। तो धर्म क्या करता है, मानवता की, नैतिकता की स्थापना करता है बालकों में या किसी भी व्यक्ति में। तो इसलिए हमने उसको धर्म के साथ जोड़ना है, ठीक है, उसमें धार्मिक मूल्यों का विकास करना है। अब आप ये देख लीजिए, जैसे जिस धर्म को व्यक्ति अपनाए हुए है या बालक अपनाए हुए हैं, उस धर्म की जो भी बातें हैं वही उसको आपको उसके व्यवहार में दिखाई देंगी। वो धर्म के जो भी सिद्धांत हैं आपको बालक या व्यक्ति के व्यवहार में वही सिद्धांत दिखाई देंगे। तो ये क्यों हुआ, ये इसलिए हुआ क्योंकि उसने उसी धर्म को अच्छे से पढ़ा है या सीखा है या उसके सिद्धांतों को अपनाया है। इसलिए हमने अगर बालक की एटीट्यूड को चेक करना है, असेसमेंट करनी है उसके एटीट्यूड की या वैल्यूज की, तो हमें क्या करना चाहिए, उसके धार्मिक मूल्यों को भी चेक करना चाहिए या उसकी धार्मिक भावनाओं को भी देखना चाहिए। इसके जरिए भी हम उसके एटीट्यूड या वैल्यूज को चेक कर सकते हैं। और इसके अलावा क्या हो सकता है कि अगर हमने बालक में उच्च स्तर के एटीट्यूड और वैल्यूज को डेवलप करना है, तो हम क्या करें, बालक में धार्मिक मूल्यों का विकास करें। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वैज्ञानिक मूल्यों का विकास। वैज्ञानिक मूल्यों का विकास, जैसे कि स्टूडेंट्स मैं ऊपर के पॉइंट में ही आपको बता चुकी हूँ कि हमने उसमें धार्मिक मूल्यों का विकास करना है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमने उसको ये कहना है कि आप 24 घंटे मंदिर में बैठे रहिए, पूजा पाठ करते रहिए और कुछ भी मत करिए, और ईश्वर आएगा और आपके सारे काम करके चला जाएगा। या फिर अगर परंपराओं की बात की जाए, अगर हम रीति रिवाज की बात करें, रूढ़िवादिता की बात करें, तो उसको हमने ऐसे नहीं बना देना कि बस भगवान भरोसे सब कुछ वो छोड़ दे। या फिर हम ये कहें कि हम उसको केवल इतना नहीं कहेंगे कि जैसी भी परंपराएं पहले से चली आ रही हैं, चाहे वो अंधविश्वास हैं, चाहे वो रूढ़िवादिता के अंतर्गत आती हैं, तो वो भी उसको अपना ले। नहीं, उसमें कैसा दृष्टिकोण स्थापित करना है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण स्थापित करना है। हमने उसमें धर्म से उसको जोड़ना है या धार्मिक मूल्यों का विकास करना है। तो किस लिए करना है, ताकि उसमें मानवीय गुण, नैतिकता के गुण या फिर मानवता के गुण आ सके।
केवल इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं, ना कि हम उसको ये कह रहे हैं कि वो परंपराओं के प्रति या फिर अंधविश्वासों में पड़ जाए, परंपराओं को ऐसे करे कि भाई एज इट इज बिना किसी लॉजिक के अपना ले। रूढ़िवादिता के गुण हम उसमें नहीं डालना चाहते हैं, बल्कि हमें क्या करना है, इन सब से उसको दूर रख करके उसमें वैज्ञानिक मूल्यों का विकास करना है। अगर बालक में वैज्ञानिक दृष्टिकोण होगा तो बालक सत्य और असत्य में पहले अंतर करना सीखेगा। किसी भी चीज को देखने का नजरिया उसका ऐसा होगा कि वो सही को ही अपनाएगा, सत्य को जो दिखाई दे रहा है उस पर विश्वास करेगा, क्योंकि विज्ञान क्या करता है, सत्य की खोज करता है। हम सभी जानते हैं ना, विज्ञान क्या करता है, सत्य की खोज पर आधारित काम करता है, या सत्य की खोज करता है। तो यहाँ पे वैज्ञानिक मूल्यों के विकास के अंतर्गत बालक के सोचने का स्तर कैसा होगा, वो भी सच के साथ या सत्य के साथ जुड़ा हुआ होगा। बालक चारों ओर क्या देखेगा, या किस चीज को अपनाएगा, जो रियल होगी, अनरियल को वो स्वीकार नहीं करेगा। तो क्या यहाँ पे ये जो रूढ़िवादिता है और जो ऐसे ही अंधविश्वास चले आ रहे हैं, तो वो ये कहेगा ना कि इनका कोई, ये लॉजिक देगा ना कि इनका कोई निचोड़ नहीं है, या हम ये कह सकते हैं इनकी कोई वैल्यू नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता है। चाहे भूत प्रेत है, या मान लीजिए मूर्ति पूजा है, या कुछ भी ऐसा, तो बालक क्या करेगा, इनका निषेध करेगा, इन सिद्धांतों का विखंडन करेगा, पाखंडों से दूर रहेगा, अंधविश्वासों से दूर रहेगा, रूढ़िवादिता से बचा रहेगा। और ऐसा करके वो कैसा बनेगा, वो पूरी तरह से वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाला बनेगा। और वैज्ञानिक दृष्टिकोण मतलब सोच बड़ी, सत्य की खोज, यानी कि व्यापक स्तर सोच का दायरा लिमिटेशन में नहीं है, लिमिटेड नहीं है, बल्कि क्या है, व्यापक है, वाइड है। और जिसके सोचने का नजरिया या फिर जिसमें वैज्ञानिक मूल्यों का विकास है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, उस बालक का एटीट्यूड भी कैसा होगा, बहुत ही पॉजिटिव होगा। उस व्यक्ति के जीवन मूल्य कैसे होंगे, बहुत ही पॉजिटिव होंगे। ठीक है, इसलिए हमने क्या करना है, बालक में वैज्ञानिक मूल्यों का विकास करना है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है सौंदर्य बोध का विकास। सौंदर्य बोध का विकास, देखिए सौंदर्य बोध का मतलब क्या है कि हमने क्या करना है, बालक को सुंदरता दिखानी है। किस चीज की सुंदरता, प्रकृति की सुंदरता, उसके आसपास की जो सुंदरता है उसको देखने के लिए बच्चे को अवेयर करना है। इसमें इस पॉइंट के अंतर्गत हम बालक में क्या करेंगे, सृजनात्मकता को देखेंगे, बालक के एटीट्यूड को देखने के लिए, हम बालक के वैल्यूज को जानने के लिए उसमें सृजनात्मकता कितनी है, उसे सौंदर्य बोध कितना है, ये देखेंगे। इसके थ्रू इसको चेक करेंगे, इसकी असेसमेंट करेंगे। कैसे, देखिए बालक जितना ज्यादा सृजनात्मक होगा, देखिए बालक में सृजनात्मकता कल्पनाशीलता से आती है। किसी कवि को ही देख लीजिए, उसके सोचने का स्तर कहाँ तक जाता है, वो जो लिखता है उसको पढ़ करके कई बार हमें हैरानी होती है ना कि कविता में इसकी सोच कितनी कल्पना की उड़ान भरे हुए हैं, कितनी दूर तक की इसकी सोच है। ठीक है, वही बात है, जैसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से रिलेट करके अगर देखें तो बालक के सोचने का नजरिया बहुत ही व्यापक हो जाएगा। तो उसी तरह से यहाँ भी क्या होगा, यहाँ भी जो व्यक्ति सौंदर्य बोध रखता है या जिसमें सृजनात्मकता या रचनात्मकता का गुण है, तो वह व्यक्ति भी एक बड़ी सोच वाला, व्यापक सोच वाला होगा। तो हमें क्या करना है, बालक में सृजनात्मकता के गुण को चेक करना है, उसकी अभिवृद्धि या उसके मूल्यों को जांचने में, उसकी असेसमेंट करने में। सौंदर्य बोध का मतलब ये है कि हमने उसे रचना करने के लिए कहना है, उसे प्रेरित करना है कि अगर उसमें ऐसी प्रतिभा है, सृजनात्मकता के गुण है, तो वो गुण निकल करके बाहर आ सके। ठीक है, ये तो दूसरा पॉइंट हुआ कि कैसे करना है, कि कैसे इन चीजों को डेवलप करना है। अगर कोई व्यक्ति सौंदर्य बोध तत्व रखता है, यानी कोई व्यक्ति सृजनात्मकता का गुण रखता है, रचनात्मकता का गुण रखता है, तो उसमें कल्पनाशीलता भी होगी, उसकी सोच बड़ी होगी, और आप उसके सौंदर्य बोध के आधार पर उसके एटीट्यूड और उसकी वैल्यूज को चेक कर सकते हो, उनकी असेसमेंट कर सकते हो। और हमें क्या करना चाहिए दूसरे पॉइंट में कि सौंदर्य बोध का बच्चे में विकास करना चाहिए, उसके अंदर जो प्रतिभा, जो सृजनात्मकता छुपी हुई है, उसे बाहर निकालने के लिए हमें विभिन्न प्रकार से
प्रयास करना चाहिए। बहुत सारी आप प्रतियोगिताएं करा सकते हो, या इसके अलावा आपके पास और भी बहुत सारे मेथड हैं जिससे कि आप बच्चे की सृजनात्मकता या प्रतिभा को उजागर कर सकते हो, बाहर निकाल सकते हो, दुनिया के सामने या सबके सामने लेकर के आ सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है महत्वाकांक्षा का विकास। महत्वाकांक्षा का विकास। अब ये महत्वाकांक्षा क्या चीज है? मतलब हमारे मन में इच्छा होना। ठीक है, किसी चीज के बारे में हम ये कहें कि हमारी इच्छा होना कि ऐसा हो जाए, ये बहुत जरूरी होता है। जो व्यक्ति महत्वाकांक्षी होता है, यानी अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए, सब कुछ करने के लिए तैयार होता है, वो व्यक्ति अपनी सोच बहुत बड़ी रखता है। सपने जिसके होते हैं ना कि मुझे ये सपने पूरे करने हैं, वो व्यक्ति बहुत दूर की सोचता है। सपने देखना भी दूर की सोचना ही है। सपना देखना क्या है? जो आज पॉसिबल नहीं है। ठीक है, जो आज पॉसिबल नहीं है उसको सपने में, यानी कि उसको सोचना कि वो हो गया है, यही तो सपना है, यही तो महत्वाकांक्षी होना है। तो जो व्यक्ति महत्वाकांक्षी होता है उसका एटीट्यूड और उसकी वैल्यूज भी पॉजिटिव ही होती हैं। तो हमने अगर बालक के एटीट्यूड को चेक करना है या वैल्यूज को चेक करना है तो हमें क्या करना चाहिए? बालक के महत्वाकांक्षा को चेक करना चाहिए कि वो बालक कितना महत्वाकांक्षी है। महत्वाकांक्षी व्यक्ति की जो अभिवृद्धि होगी और जो वैल्यूज होंगे, जो मूल्य होंगे, वो सकारात्मक ही होंगे, उच्च स्तर के ही होंगे। ठीक है, तो हमें क्या करना है? बालक में ऐसा हो सके इसके लिए उसको क्या बनाना है? महत्वाकांक्षी बनाना है। ठीक है, उसको ये कहना है कि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, सब कुछ पॉसिबल है। आप प्रयास कीजिए, आप आगे बढ़िए, आप जो पाना चाहते हैं वो आपको अवश्य रूप में मिलेगा। नेक्स्ट इसका पॉइंट है भावात्मक नियंत्रण का विकास। भावात्मक नियंत्रण हमने क्या सिखाना है उसे? इमोशंस को कंट्रोल करना सिखाना है। क्या ये जरूरी होता है इमोशंस को कंट्रोल करना? बिल्कुल। देखिए, अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो अपने आप पे भावात्मक नियंत्रण नहीं स्थापित कर पाता, अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता है, तो इसका मतलब वो बहुत ही उग्र स्वभाव का होगा। और अगर वो उग्र स्वभाव का होगा, उसे 1 मिनट में रोना आ जाता है, उसको 1 मिनट में गुस्सा आ जाता है, तो इसका मतलब क्या होगा कि उसका एटीट्यूड भी तो इससे अफेक्ट होगा ना, उसके वैल्यूज भी तो इससे अफेक्ट होंगे। क्योंकि हम जैसे होते हैं ना, वैसा ही हम सामने वाले को देखते हैं। ठीक है, तो हमने क्या करना है? हमने बालक के इमोशंस को भी देखना है कि वो कितना इमोशनल है, या फिर हम ये कह सकते हैं उसका इमोशंस पे कंट्रोल है या नहीं। ये भी हमारी हेल्प करेगा, उसके जो इमोशंस हैं उन पे उसका कितना कंट्रोल है। ये पॉइंट हमारी बहुत ही, या ये बात हमारी बहुत ही हेल्प करेगा उसकी एटीट्यूड या उसकी वैल्यूज की असेसमेंट करने में। तो इस तरह से हमने बालक को क्या सिखाना है? इमोशनली अपने आप को कंट्रोल करना सिखाना है। हमने उसमें भावात्मक नियंत्रण के गुण को विकसित करना है। उसके बाद हमारा अंतिम बिंदु है व्यवस्थाप्रियता। व्यवस्थाप्रियता का मतलब क्या होता है? कि हर एक व्यवस्था में अपने आप को, या हर एक परिस्थिति में अपने आप को ढाल लेना। ऑर्डर लाइन्स जिसे कहते हैं। ठीक है, ऑर्डर लाइन्स व्यवस्थाप्रियता। तो ये ऑर्डर लाइन्स या व्यवस्थाप्रियता क्या चीज है? तो इसमें बालक को अपने सिखाना है कि परिस्थितियां सदा अनुकूल नहीं रहती हैं, बहुत बार हमें एडजस्टमेंट करनी है। ठीक है, बहुत बार करनी पड़ती है। तो यहाँ पे हमें उसमें ये गुण डेवलप करना है। उसकी जो व्यवस्थाप्रियता है ना, यानी उसका जो अनुशासन है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि वो अपने आप को परिस्थितियों में, सभी परिस्थितियों में एडजस्ट कर लेता है या नहीं, ये भी हम यूज कर सकते हैं। इसको भी हम देख
करके उसके एटीट्यूड या उसकी वैल्यूज का पता लगा सकते हैं, उसका आकलन कर सकते हैं। ठीक है, तो व्यवस्था प्रियता भी हेल्प करती है किसी के एटीट्यूड और किसी की वैल्यूज की असेसमेंट में। और हमने क्या करना है अब, तो हमने एज अ टीचर बच्चे में व्यवस्था प्रियता के गुणों को लेकर के आना है, उसे प्रत्येक परिस्थिति में एडजस्टमेंट करने में कोई परेशानी ना आए, इसके लिए हमें प्रयास करना है, हमें उसे पूरी तरह से सक्षम बनाना है, या फिर हम ये कह सकते हैं उसमें ये एडजस्टमेंट पावर जो होती है उसको हमने विकसित करना है, जिससे जब परिस्थितियां उसके अनुकूल ना हो तब भी उसको एडजस्ट होने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो हमारा ये आज का टॉपिक जिसमें हमने असेसमेंट ऑफ एटीट्यूड एंड वैल्यूज पढ़ना था, पिछली कक्षा में कुछ पॉइंट्स कर लिए थे, आज की कक्षा में कुछ पॉइंट्स हो गए हैं, ये कंप्लीट हो गया। अब अगर आप सिलेबस देखेंगे तो वहां है एटीट्यूड, वैल्यूज एंड इंटरेस्ट, इंटरेस्ट भी वहां पे लिखा हुआ है। तो अभी हमें असेसमेंट ऑफ इंटरेस्ट पढ़ना बाकी है, जो कि हम पढ़ने वाले हैं अगली वीडियो में, अगली कक्षा में। ओके, गॉड ब्लेस यू, हैव अ नाइस डे।